Good evening to all of you. So in the previous lecture we have read about Kirchhoff's laws of electricity. उसमें हमने दो laws पढ़े थे, Kirchhoff करंट लॉ, Kirchhoff वोल्टेज लॉ. ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो Kirchhoff वोल्टेज लॉ है, उससे एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए. तो आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपने कल पढ़ा था लेक्चर में. ठीक है, तो आज हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे. दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, इस पे डेफिनेटली इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों में से एक. और मोस्ट प्रोबेबली इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, दोनों एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, तो आपने दोनों एप्लीकेशन पढ़नी है. ठीक है, पोटेंशियोमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर ब्रिज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मीटर ब्रिज पे आपका प्रैक्टिकल भी है, पोटेंशियोमीटर पे भी आपका प्रैक्टिकल है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. कल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, और व्हीटस्टोन ब्रिज ही प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का. व्हीटस्टोन ब्रिज इज द प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज इज द डिवाइस. ओके, ये डिवाइस हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकल्स में भी यूज करेंगे. और अगेन, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज द प्रिंसिपल by which we can find the value of unknown resistance, but it has some conditions, that is P upon Q is equal to R upon S. तो ऐसे ही मीटर ब्रिज की हेल्प से हम किसी वायर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं. ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं. मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? बिकॉज में 1 मीटर का वायर लगा होता है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का वायर लगा होता है. स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें एक जोकी होती है जिसे हम टेस्ट करते हैं, करंट कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा, और उसको हम इसके ऊपर मूव करवाते हैं, इसलिए इसे स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं. A slide wire bridge is a practical form of Wheatstone bridge. It consists of a wire AC of constant 10 और मैंगनीन. आपने ऑलरेडी पढ़ लिया इनके बारे में. constant 10 और मैंगनीन आर एलोएज. और एलोएज का क्यों यूज करते हैं हम? बिकॉज एलोएज का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बहुत ही निग्लिजिबल पड़ता है. लेकिन अगर हम एक मेटल की वायर यूज कर लेते तो उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंटिन और मैंगनीन की वायर यूज करते हैं, which are alloys, okay, of 1 मीटर लेंथ एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो E है, ये E एक सेल है. ठीक है, E सेल के यहाँ पे की ऑन ऑफ करने के लिए. अच्छा, ये जो R है यहाँ पे एडजस्टेबल रेजिस्टेंस. R की वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स. प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा पूरा ये. ठीक है, S ये मेन है. S क्या है यहाँ पर? अननोन रेजिस्टेंस. S इज अननोन रेजिस्टेंस जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है. अब P और Q क्या है? ये जो वायर है, इस वायर की अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें जोकी को मूव करना, जिस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आएगी, ध्यान रखना है जो बी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? नल डिफ्लेक्शन. हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा होगा, हम ए पॉइंट से जोकी को स्लाइड करेंगे, मान लो बी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है 0 आ गई. जैसे ही हम ए पॉइंट पे टच करेंगे, इस करेक्शन को करने के बाद, सर्किट को लगाने के बाद, ए पॉइंट पे जैसे ही हम टच करेंगे, गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन. बट जैसे हम उसको आगे आगे स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो कम होती जाएगी, और बी पॉइंट पे आके 0. तो ए से लेकर बी पॉइंट तक इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस P, और बी से लेकर सी पॉइंट तक इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस Q. और आपको पता है टोटल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर. मान लो ए से बी की लेंथ है L, तो बी से सी की लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L. ठीक है, The wire is stretched between the copper strips. कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है यहाँ पर. ये जो आपको दिख रहा है, ये L शेप में जो दिख रहा है, ये कॉपर की है बेटा. कॉपर स्ट्रिप्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड. वुड का बोर्ड होता है, उसके ऊपर कॉपर स्ट्रिप्स को फिक्स कर रखा होता है. अ मीटर स्केल इज ऑल्सो फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड. एक मीटर का स्केल लगाओ ताकि आपको पता चले कि जो वायर है वो 1 मीटर की है, प्लस आपको रीडिंग लेने में पता चल जाए कि कितनी लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन आ रही है. अच्छा, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड. जब 0 डिफ्लेक्शन आ जाए, there is another copper strip fitted on the wooden board in order to provide 2 gaps in strips. Across one gap a resistance box R and in another gap unknown resistance S are connected. आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 गैप्स हैं.
आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक ये वाला गैप है, एक ये वाला गैप है, और जितने भी आपको ये डबल वॉल वाले दिख रहे हैं ना बेटा, ये कॉपर की स्ट्रिप्स है, कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई है, ठीक है। आर एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है, एस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ओके, ठीक है। और जो कि बी कैन बी स्लाइडेड ऑन द ब्रिज्ड वायर, one terminal of the galvanometer G is connected to jockey B and other to the terminal D. The positive pole of the battery E is connected to the terminal A and negative pole to terminal C through P. आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो जोकी है उसका एक टर्मिनल तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा और एक दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा बेटा, D से, ओके, आप डायग्राम में देख पा रहे हो D वर्किंग। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालोगे आपको पहले मेजर करना पड़ेगा कि आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जोकी ऑन द वायर से एट बी, मान लो कैसे भी आप पोजीशन कर रहे हो इतना अपने हटा दिया कि बी पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है। वेयर ऑन प्रेसिंग द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन का मतलब नल डिफ्लेक्शन। नोट द लेंथ, अब आप लेंथ को नोट कर लोगे, ए से लेके बी तक की एल है मान लो, तो बी से लेके सी तक की 100 माइनस एल। नाउ एज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, क्योंकि जब नल डिफ्लेक्शन आ गई इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग आ गई। और आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग कब शो करता है, जब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो जाता है। यही है ना, गैल्वेनोमीटर रीडिंग कब जीरो शो करेगा, जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब हम P और Q वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L ऑफ वायर AB, ठीक है। R इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मान लो R है, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, LR। ऐसे ही 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R। तो ये P का काम करेगा, Q का काम करेगा, P और Q की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना है बिकॉज ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, और जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे इसी फॉर्मूले से कैलकुलेशंस भी करोगे। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। Characteristics of manganese wire which makes it suitable, ये आप देख पा रहे हो कि मैंगानीन या कॉन्स्टेंट की वायर या हम एलओए ही की यूज करते हैं। सबसे मेन है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अगर जैसे मान लो आपने डिवाइस को बहुत देर तक चला रखा है, बहुत देर तक आपने उसे ऑन कर रखा है, तो ऑफ कोर्स जब करंट पास होगा तो मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वायर गर्म हो जाएगी। बट एलओए है इसीलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं होगा। यही अगर एक मेटल की वायर आपने ली होती तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाता, ठीक है। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ मैंगानीज, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखो जैसे ये ऑल इंडिया न्यूमेरिकल है बेटा, ऑल इंडिया के 2009 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हो आप। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क, ये आपके पास लगे हुए ऐसे 5 अरेंजमेंट। बेटा जब भी ऐसे ये 5 रेजिस्टेंस वाला अरेंजमेंट आपको मिले ना, तो आपने बस एक चीज चेक करनी है कि जैसे मान लो ये दोनों, ये जो आपको 2 पेयर दिख रहे हैं, 1 और 2, 2 और 4, अगर इन दोनों की रेशो इक्वल है, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 2/4, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अगर इनकी दोनों की रेशो इक्वल है तो ऑफ कोर्स ये मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन है, तो 5 ओम में से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। आप इस डायग्राम को ऐसे बना लोगे। अब आपको दिख रहा है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है, इसीलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड ब्रिज है, तो 5 ओम से कोई रेजिस्टेंस फ्लो नहीं करेगा। और अगर मैं इसको हटा दूं तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। तो अगर मैं 5 ओम वाले रेजिस्टेंस को हटा दूं तो इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मैं 5 ओम वाले को हटा दूंगा तो ऐसे बनेगा, यही डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये 2, ये जो ऊपर वाला 1 है, ये 2 है, ये सीरीज में आ जाएंगे। इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, ये हट गया क्योंकि इसमें से करंट नहीं फ्लो कर रहा है। 1 और 2 सीरीज में, ऐसे 2 और 4 सीरीज में,
और आपस में क्या होंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1 और 2 3, 2 और 4 6, तो 3 और 6 अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। इन्होंने भी वैसे ही किया है, आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। मैं तो ऐसे करूंगा कि R1 और जो R5 है, R1 और R5 सीरीज में आ गए, R4 और R3 भी सीरीज में आ गए, तो 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 4 6, तो 3 और 6 कैसे आ गए, आपस में पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो उसको सिंपली करोगे तो 2 ओम, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R 4 अपॉन 2 2 एम्पियर। दिस इज योर न्यूमेरिकल। ये बेटा दिल्ली बोर्ड में आया हुआ 2010 में, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ है कि ए से अगर आप चलो 40 सेंटीमीटर तक, तो 40 सेंटीमीटर पे आपको नल पॉइंट मिलता है फ्रॉम ए इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब वो कह रहा है कि अगर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिख पा रहा डायग्राम में, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस पहले नहीं लगा होगा, जब सिर्फ आर और एस है तो 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है आपके पास नल पॉइंट। लेकिन अगर मैं 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा एस के पैरेलल में, तो क्या ये लेंथ चेंज होगी, बिल्कुल होगी, चेंज होगी लेंथ, बिकॉज रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया अगर मैंने पैरेलल में, तो नल पॉइंट अकर से 50, 40 से बेटा 50 हो गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस, हमें आर और एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, तो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, S इज इक्वल टू 100, या ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, पहले L कितना है 40, 100 माइनस 40 2/3, R/S 2/3 आ गया एक बार। अब जब हमने 12s पैरेलल में लगा दिया, तो अब R की जगह जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी बेटा। उसका रीजन क्या है, अब आपके पास जो S की जो वैल्यू है वो सिर्फ ये नहीं रहेगी, S नहीं रहेगी, S के पैरेलल में आपने 12 भी लगा दिया, तो उन दोनों को सोल्व करके अब ये S डैश लिख देते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको S डैश, फॉर्मूला वही लगाएंगे, R अपॉन S डैश इज इक्वल टू 50, 100 माइनस 50 51, तो यहाँ से R इज इक्वल टू 12S अपॉन 12 प्लस S। इसको आगे सोल्व करेंगे। हमने यहाँ पे बेटा देखो R बाय S की वैल्यू लिख के रखी है, तो R की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से R बाय S की वैल्यू कितनी है 2/3, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 इंटू S, तो R की वैल्यू पुट कर दी है वाली। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 ओम और S की वैल्यू आ गई 6 ओम। मैथ्स है सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, वैसे तो हम पोटेंशियोमीटर को यूज नहीं करते, हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं, बट अगर आपने एक्यूरेट, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, एक्यूरेट। पोटेंशियोमीटर जो है ना, पोटेंशियोमीटर एक बेटा एवरेज वैल्यू देता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस की, बट अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट ईएमएफ मेजर करना है तो पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट। पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ अ सेल, to measure the EMF of a cell or potential difference between 2 points in an electrical circuits accurately। देखो दो बार वर्ड आया एक्यूरेट, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में से अगर आपने एक्यूरेसी देखनी है तो पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी ज्यादा है, बट उसके कुछ नुकसान भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। Principle, potentiometer is based on the principle that potential drop across any portion of the wire of uniform cross section is proportional to the length that proportion of the wire। देखो यहाँ पर सिंपली सी बात है, V directly proportional to L, बट ये होगा कब, when a constant current, तो यहाँ पे कंडीशन है V directly proportional L होगा यहाँ पे, लेकिन कंडीशन है V is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट इफ आई इज कांस्टेंट, कंडीशन है आई कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। आई अगर कांस्टेंट होगा तभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट वाइज देखें, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर को अगर मैं इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखाऊं आपको, तो आपको लगभग एक ही लगेगा कि वही वुडन के तो है दोनों, लेकिन सबसे बड़ा है कि पोटेंशियोमीटर में मल्टीपल वायर्स हो सकती हैं, मीटर ब्रिज में एक ही वायर होगी। पोटेंशियोमीटर में 4 वायर हो सकती हैं, 8 वायर भी हो सकती हैं, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही है कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। अब इसकी जो लेंथ है वो बेटा वो फिक्स नहीं है, लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है। ऑफ मैंगानीन और कांस्टेंट स्ट्रेस्ड ऑन अ वुडन बोर्ड, अगेन वुडन बोर्ड, अगेन हमने वही मटेरियल यूज लिया है। अ मीटर स्केल इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। द पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइडेड विद अ जॉकी जे, अगेन इसमें भी बेटा जॉकी है। बैटरी ई, बैटरीज भी लगी हुई है जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पे 400 लिखा हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर की बेटा 4 वायर है। आप देख पा रहे हो ए से बी तक, पहले ए से ये 100, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300 और फिर 300 से 400, तो 4 वायर्स है, ठीक है बेटा। आर एच रियोस्टेट, ए एमीटर, के की, ये यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। Suppose A and P are the area of cross section and resistivity of the material of the wire, then resistance capital R is equal to rho L upon A, where L is length of the wire, ठीक है। L क्या है बेटा, length of the wire है। If current I flowing through the wire, then by Ohm's law V is equal to IR, ठीक है। ये अगर आपको आए प्रूव V directly proportional to L for potentiometer, या प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो बेटा ये छोटी सी डेरिवेशन आप करोगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आए प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, 1 नंबर का टॉपिक है, तो आप ये छोटी सी डेरिवेशन करोगे। आपको पता है V इज इक्वल टू बेटा IR होता है, और R की वैल्यू क्या होती है, रो L अपॉन A, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR, R की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो इज इक्वल टू K इंटू L, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, देखो I कांस्टेंट, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L तभी हो सकता है जब करंट कांस्टेंट हो, ठीक है। तो I कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, सिर्फ क्या बदल सकता है, L बदल सकता है, ठीक है। तो K L, और K की वैल्यू I रो A, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हियर K वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो K वाला जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। K इज इक्वल टू V अपॉन L, इसे बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने आपको 11th में जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था रेट और ग्रेडियंट, whenever any quantity is divided by time, it is known as time rate। इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम रेट। लेकिन जब किसी भी क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करेंगे लेंथ से, तो उसे बोलते हैं बेटा ग्रेडियंट। जैसे यहाँ पे हम पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम पोटेंशियल अपॉन टाइम करेंगे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यू कैन सी दैट, ठीक है। दैट इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान रखना, जो सेंसिटिविटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, हाँ, लेकिन इनवर्सली डिपेंड करती है। जितना कम होगा पोटेंशियल, मतलब अगर मैं लिख के दिखाऊं आप लोगों को यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा sensitivity is inversely proportional to potential gradient, ठीक है। सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब आपको दिख रहा है कि जो K की वैल्यू है वो कब बढ़ेगी, जब L की वैल्यू घटेगी,
और जब K की वैल्यू बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी भी घटेगी। तो हम किसी भी कंडीशन में कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो हम उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए, आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए इसमें 400 सेंटीमीटर की वायर लगी होती है। अब इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसमें हम क्या करेंगे, दो सेल का अलग अलग ईएमएफ निकाल सकते हैं एक साथ, ठीक है, और उसके बाद वो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो क्या कर दिया उसने, बेटा देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 सेल लगे हैं, एक तो ये वाला ई, एक ये बेटा छोटा सा E1, एक ये E2 लगा है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो ई है इसे बोलते हैं हम ड्राइवर सेल। क्या बोलते हैं इसे? ड्राइवर सेल। ये तो बेटा लगेगा लगेगा, ठीक है, ये ड्राइवर सेल है, ठीक है। ये जो E1 और E2 है ये छोटे सेल हैं जिनका हमें ईएमएफ निकालना है और उनको कंपेयर करना है इससे। तो अब एक ध्यान रखना, एक टाइम पे आप एक का ही ईएमएफ निकाल सकते हो, दो का ही निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, एक बार देखो यहाँ पे कनेक्शन ऐसे बनाया हुआ है, सेटअप लगा दिया सिंपल सा। अब ये जो कनेक्शन दिख रहा है आपको, जिसमें अगर आप लिखो ये 1, ये 3 और ये 2, एक बार क्या करोगे आप 1 और 3 को कनेक्ट करोगे। जब आप 1 और 3 को कनेक्ट करोगे तो जो सेल E2 है वो सर्किट से बाहर, बिकॉज उनसे करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो 1 और 3 को कनेक्ट करोगे तो E1 से करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से जो लेंथ आएगी उसे हम नाप लेंगे। फिर उसके बाद हम 1 और 3 का जो कनेक्शन है उसको तोड़ देंगे और फिर हम 2 और 3 को जोड़ देंगे, तो उससे अब सेल E1 बाहर हो जाएगा तो E2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं इसको। Positive terminals of two cells of EMFs E1 and E2 whose EMFs are to be compared are connected to the terminal A and negative terminals are connected to jockey through a two-way key। बेटा टू वे की क्या होती है कि उसमें दो स्विच होते हैं एक तरह से, एक स्विच को बंद कर सकते हो आप, एक स्विच को खोल सकते हो, या दोनों स्विच को ऑन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे टू वे की इसलिए यूज की गई, एक बार हम E1 और ये जो G वाली जो की है इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार E2 और G वाली को, ठीक है, दूसरी को बंद कर देंगे। Now key K1 is close to establish the potential difference between the terminals A and B. Then by closing key K2 introduce cell of EMF E1 in the circuit। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो जैसे मान लो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इन दोनों के बीच में लगी हुई है बेटा K1, ठीक है, इसको हमने ऑन कर दिया, K2 वाली को हमने बंद कर दिया, K2 वाली को हमने बंद कर दिया, तो करंट सिर्फ E1 से फ्लो होगा, तो ठीक है। इंट्रोड्यूस सेल ऑफ E1 इन द सर्किट। नाउ डिटरमाइन द नल पॉइंट। हम जोकी को मूव करेंगे और हम नल पॉइंट निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेल ऑफ EMF E2 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट एंड अगेन वैसे ही हम क्या करेंगे, अब हम K2 को ऑन कर देंगे, जो K1 थी ऊपर वाली उसको हम बंद कर देंगे, तो करंट सिर्फ E2 से फ्लो होगा। तो अब हम फिर से लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक और लेंथ आ गई E2 इज इक्वल टू KL2। ये कहाँ से आया, अभी मैंने प्रिंसिपल पढ़ाया था आपको, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो यहाँ पर E और जब डायरेक्टली क्वेश्चन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ है कांस्टेंट K। तो E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इससे हम इन दोनों की EMF की रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन। A balance point cannot be obtained on the wire if the fall of potential along the potentiometer wire due to driving cell is less than the EMF of the। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आप इसकी हेडिंग लिख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे पॉसिबल फॉल्ट्स पोटेंशियोमीटर, तो ये मेन फॉल्ट हो सकता है। पॉसिबल फॉल्ट्स इन पोटेंशियोमीटर, हम बैलेंस पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे कि अगर जो ड्राइविंग सेल है उसका ईएमएफ, मतलब यहाँ पे जो आपने जो सेल लगा रखा है ना, ये वाला जो ये ड्राइविंग सेल्स में ड्राइविंग सेल बोल रहा था ई, अगर इसका ईएमएफ E1 और E2 से कम हो गया तो हम नल पॉइंट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर हम ज्यादातर केसेस में ई में यहाँ पर हम बैटरी बेटा यूज करते हैं, बड़ा सेल यूज करते हैं, इसकी ईएमएफ ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी ईएमएफ कम हुई इनसे E1 और E2 से तो नल पॉइंट नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस।
अब स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है हमने, इसके लिए आपको बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा याद होना चाहिए? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में ई अपॉन बी -1। मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इन दोनों में से एक एप्लीकेशन इस चैप्टर में से आ जाती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो बड़े अच्छे से करना है इसको बेटा। द सेल whose internal resistance is to be determined is connected to the terminal A। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेल दिख रहा है, ठीक है? बाकी सारा सेम सेटअप है। ये E1 अगेन ड्राइविंग सेल, कंडीशन वही है, E1 की वैल्यू E से कम नहीं होनी चाहिए, E1 की वैल्यू E से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर ही है, अगर आप दिखाना चाहो तो आप दिखा भी सकते हो यहाँ पर ऐसे हवा में स्मॉल आर, बिकॉज ये इसके अंदर है, ये कहीं सर्किट में लगाया नहीं हुआ हमने अलग से, ये इसके अंदर ही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे अब हम, अगेन यहाँ पे देखो बेटा की लगा दिया हमने। अब हमने क्या किया, K1 को तो ऑन कर दिया लेकिन जो K2 है उसको बंद कर दिया, ताकि जो रेजिस्टेंस कैपिटल R है उसका कोई रोल नहीं रहे। फर्स्ट क्लोज द की K1 एंड ऑब्टेन द नल पॉइंट। हमने K2 को बंद कर रखा है, के मतलब एक तरह से हमने K2 को ओपन कर रखा है, K1 को हमने बंद कर रखा है ताकि K1 से करंट फ्लो हो जाए, K2 से करंट फ्लो ना हो। तो हमारे पास नल पॉइंट आया L1, E इज इक्वल टू KL1, ठीक है? अब क्या होगा, अब दूसरी कंडीशन क्या कर दी हमने, व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, तो हमने K2 को भी बंद कर दिया, K1 को भी बंद कर दिया। सेल सेंड्स करंट थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स। अब यहाँ इससे भी करंट पास होगा, ऑफ कोर्स करंट कम होगा, तो आप देख पा रहे हो पहले J1 ज्यादा था, J2 कम आया, ठीक है? वहां से भी एक लेंथ आ जाएगी, तो V इज इक्वल टू KL1। यहाँ पे देखो EMF आया और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब अगेन आपको बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू E अपॉन V -1 इनटू कैपिटल R, E अपॉन V की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन। अगेन difference between voltmeter and potentiometer, its resistance is high but finite, its resistance is infinite, it draws same current from source of EMF, it does not draw any current, its sensitivity is low, again its sensitivity is low, its sensitivity is high, it is based on deflection method, it is based on null deflection method, the potential difference measured by it lesser than actual value। ये बड़ा important point, आपको बेटा accuracy चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए, तो पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट, सिंपली सही। बट अगर आपको बेटा कॉम्पैक्ट साइज चाहिए और एवरेज वैल्यू से आपका काम चल जाएगा तो वोल्ट मीटर यूज करते हैं। इसीलिए हम अपने डिवाइसेस में जहां पे भी हम जब लैब में भी काम करेंगे तो वहां पे हम पोटेंशियोमीटर नहीं यूज, बेसिकली पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल तो करेंगे, बट नॉर्मली जब हमें पोटेंशियल मेजर करना होता है तो हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ना कि पोटेंशियोमीटर का, बिकॉज पोटेंशियोमीटर का सेटअप बल्कि होता है, उसको आप हर जगह नहीं लेके जा सकते। अब इतना बड़ा लकड़ी का कट्टा है, एक तरह से एक वुडन बोर्ड है, उसको हम कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। तो अगर आपको बेटा सेंसिटिविटी चाहिए और अगर एक्यूरेसी चाहिए तो पोटेंशियोमीटर, फॉर श्योर वी विल यूज पोटेंशियोमीटर। बट अगर आपको एक एवरेज वैल्यू चाहिए, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, जल्दी काम कर रहे हो, कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, तो वोल्टमीटर सिंपली से, ठीक है? दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अब इम्पोर्टेंट ये न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल आप लोगों ने करने हैं, ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है? दोनों न्यूमेरिकल करने हैं, दिस इज योर होमवर्क, सो थैंक यू ऑल।